बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मराकश में खौफनाक ज़लज़ले से हर तरफ तबाही, सैकड़ों इमारतें ज़मींबोस हो गई, शहर लरस गए हैं। तबाहकुन ज़लज़ले से 632 अफराद हलाक और 329 अफराद जख्मी हो गए। तारीखी शहर मराकश के करीब रात गए 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने मराकश में शदीद ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर हुकूमत और आवाम से ताज़ियत का इज़हार किया है। मराकश में खौफनाक ज़लज़ला, बड़े पैमाने पर तबाही। तारीखी शहर मराकश के करीब रात गए 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मकानात, मसाजिद और कारोबारी मराकज़ ज़मीन बोस हो गए, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद की मौत की इत्तलात सामने आ चुकी हैं, जिनमें इजाफे का भी खदशा है, जबकि लोगों की बड़ी तादाद जख्मी भी हुई है। ज़लज़ले की मुतअद्दिद वीडियो सामने आई हैं, जिनमें इमारतों को मलबे का ढेर बनते देखा जा सकता है। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आवाम से अस्पतालों में खून का अतिया देने की अपील की गई है। मराकश के ज़लज़ले पर दुनिया भर की अहम शख्सियात की जानिब से इज़हार अफसोस का सिलसिला भी जारी है और मराकश को हर तरह की मदद की पेशकश भी की जा रही है। FIA को चीनी, डॉलर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने का इख्तियार मिल चुका है। नए मंजूर करदा इख्तियारात से मुतालिक मुरासला भी जारी कर दिया गया है, जबकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्मगलिंग के मसले से निपटने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का इख्तियार भी होगा। FIA तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ज़रूरी इक़दाम कर सकेगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी FIA की खिदमात हासिल कर ली गई हैं और इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे मौजूद है नुमाइंदे इशफाक मुगल, जबकि कराची से हमारे साथ होंगे काशिफ मुनीर और लाहौर से अब्दुल वहाब। तो सबसे पहले रुख करेंगे इशफाक मुगल का। इशफाक, बताइएगा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन तो जारी है और अब तक क्या कार्रवाइयां हुई हैं और FIA को इख्तियार देने से मजीद क्या नताइज हासिल हो सकते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है और इससे कबल जो है वो पुलिस जो कार्रवाई करती थी जो महकमे के साथ मिलकर, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हुकूमत ने एक सख्त फ़ैसला किया और एक कह सकते हैं गैर मकबूल फ़ैसला किया और बड़ा फ़ैसला किया और उसमें FIA को भी शामिल किया, जिसके बाद इसका जो है वो पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो जो पर्चे भी जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। इससे पहले हम देखें कि बिजली की जो चोरी की सूरत हाल क्या है, तो वज़ारत तवानाई की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में जो है वो तकरीबन 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है और 2 फेज़ में जो है वो इसको हम देख सकते हैं। अगर वज़ारत तवानाई के अदाद व शुमार के मुताबिक जो है वो पिछले साल मजमूई तौर पर जो है 116 अरब यूनिट जो है वो डिस्कोज़ ने ख़रीदे हैं, जबकि जो फ़रोख्त किए हैं वो तकरीबन 57 अरब जो यूनिट हैं वो फ़रोख्त किए हैं। इस तरह जो सार्फिन तक बिजली पहुंचने से पहले जो नुकसान का सामना करना पड़ा है वो 19 अरब यूनिट्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है डिस्कोज़ को। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो KPK की जो पेस्को इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो उसके मुताबिक जो है 5 अरब 70 करोड़ जो यूनिट्स है उसका नुकसान हुआ है और ये मजमूई तौर पर इसकी मालियत का अंदाज़ा करें तो 160 अरब रुपए जो है वो नुकसान हुआ है। उसके बाद जो अगर हम बिलिंग की बात करें तो बिलिंग जो मजमूई तौर पर जो कराची के अलावा दिगर जो डिस्कोज हैं उन्होंने 3100 से ज़ायद जो है 3100 अरब रुपए से ज़ायद की बिलिंग की है, जिसमें से तकरीबन 300 अरब रुपए का जो है बिलिंग शॉर्टफॉल हुआ है, यानी वो और रिकवरी नहीं हो सकी डिस्कोज़ को। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो लाहौर ने 796 अरब रुपए की जो है वो बिलिंग की है, जिसमें 45 अरब रुपए का उसको शॉर्टफॉल हुआ है, जबकि कोयटा में ये सूरत हाल ज़्यादा नाजुक सूरत हाल रही है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई ने मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए की जो बिलिंग की है, जबकि 76 अरब रुपए उसको नहीं मिले हैं। इसके अलावा हैदराबाद ने 110 अरब रुपए की जो 110 अरब रुपए की बिलिंग की, जिसमें 27 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का उसको सामना रहा है, यानी उसको वो बिल वसूल नहीं हुए। सखर को 81 अरब रुपए में से 27 अरब रुपए नहीं मिले, जबकि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई को 313 अरब रुपए की बिलिंग में 26 अरब रुपए का नुकसान हुआ। फैसलाबाद 456 अरब रुपए में 19 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो अगर हम कुंडा सिस्टम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो KPK की सूरत हाल है वो काफ़ी नाजुक बताई जा रही है कि टांग, डेरा इस्माइल खान और जो बनू के इलाके हैं इसमें
बिल जमा कराने का रवाज ही नहीं है और वजारत तवानाई के मुताबिक जो है इसमें एक साल में कोई बिल जो है वो वसूल नहीं हुआ है। इसके जो ये ज़ाहिर करता है कि यहाँ कुंडा कल्चर जो है अपने अरूज पर है। इसके अलावा हैदराबाद अंदरून सिंध की बात करें तो वहाँ भी कोई ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है पावर सेक्टर के लिए, और मजमूई तौर पर बिजली के सार्फिन जो बिल जो है वो तवातर के साथ दे रहे हैं। तो हैदराबाद में भी जो बिल जमा कराने की सूरत हाल है वो उसमें कमी आ रही है और एक साल में तकरीबन 6% उसमें कमी आई है। टंडो अल्लाह यार खान में भी बिलिंग में 9% की कमी आई है, जबकि इसके अलावा जो टंडो मोहम्मद खान में बाज़ फीडर्स पर 15% का जो कुंडा कल्चर बढ़ा है। इसके अलावा ठट्ठा, बदीन, सांगड़, मटियारी में भी जो है वो बिजली चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। शहीद बेनज़ीर आबाद में 21% जो है वो बिजली के नुकसानात को रिकॉर्ड किए गए। पशीन, मकरान, लोरालाई में 90% जो है वो नुकसानात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं। लाड़काना में 60% जो है वो बिजली के नुकसानात जो है वो ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि सखर में ये सूरत हाल 40 है। अगर हम लाहौर की बात करें तो मजमूई तौर पर जो डिस्कोस को नुकसान उठाना पड़ा 2 अरब 94 करोड़ जो बिजली की यूनिट्स हैं उसका नुकसान उठाना पड़ा है सार्फिन से जाने से पहले, जो ये बताता है कि डिस्कोस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ठीक है। मजमूई सूरत हाल आपने इशराक मुगल बता दी, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। तो FIA को चीनी के अलावा जो डॉलर्स हैं, पेट्रोलियम मसनूआत है, उसकी स्मगलिंग रोकने का भी इख्तियार मिल चुका है। तो अगर डॉलर्स के हवाले से बात करें तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद है कराची से काशिफ मुनीर। काशिफ मुनीर, आपसे सवाल करना चाहेंगे हम कि गुज़श्ता हफ्ते ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में नुमाया कमी देखने में आई है और FIA की कार्रवाइयों के बाद डॉलर रखने वाले भी मोहतात हो चुके हैं। मज़ीद कितनी कमी हो सकती है और मजमूई तौर पर मार्केट में क्या रुझान देखा जा रहा है, बताइएगा। लेकिन ये रवा हफ्ते जो इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट हो उसमें डॉलर जो है सिर्फ कम नहीं हुआ, बल्कि जो सारी दीगर करेंसीज हैं वो कम हुई है। इंटर बैंक में जो है वो डॉलर जो है वो तो तकरीबन 2.5 रुपए कम हुआ है, लेकिन ओपन मार्केट में इसकी जो है सतह है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो तकरीबन 24 रुपए कम हुआ है। 1 सितंबर को ये 328 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर था, उसके बाद ये कम होता हुआ 304 रुपए पे आ गया है। यूरो की कीमत में भी तकरीबन 28 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है, 353 से कम होकर 325 हो गया है। पाउंड की कीमत 34 रुपए कम हुई है, ये 381 रुपए तक गिर गया है। ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है रवा हफ्ते जो एक्सचेंज कंपनीज के बाहर, एक्सचेंज कंपनीज का जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो यही था कि एक्सचेंज कंपनीज में जो लोग अपनी गैर मुल्की करेंसी बेचने आते हैं उनको जो ब्लैक माफिया के लोग हैं वो बाहर से ही पकड़ लेते हैं और उनको एक्सचेंज कंपनी से ज़्यादा रेट देते हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की करेंसी जो है वो सिस्टम में नहीं आती। एक्सचेंज कंपनीज के पास जो डॉलर या यूरो आते हैं वो स्टेट बैंक में जमा कराए जाते हैं, जबकि जो ब्लैक मार्केट में आते हैं ये हवाला और हुंडी के जरिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस क्रैकडाउन के बाद हमने देखा यह है कि बड़ी तादाद में जो है वो ना सिर्फ डॉलर जो है वो एक्सचेंज कंपनी खरीदे हैं, बल्कि 3 दिनों के अंदर 30 मिलियन डॉलर जो है वो जो है जमा कराए गए हैं स्टेट बैंक के पास। इस तरह जो है अगर यही सूरत बरकरार रहती है तो गुज़श्ता रोज फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना यह था कि जब अगले हफ्ते का आगाज होगा डॉलर इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में जो है वो 300 रुपए से नीचे आ सकता है। और पहली दफा ऐसे हुआ है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट जो है बिल्कुल करीब करीब आ गए हैं। अब इन दोनों के करीब आने से सबसे अहम मामला ये हुआ है कि जो फॉरेक्स वाले जो अब डॉलर खरीद रहे हैं वो बाहर बेचने के बजाय स्टेट बैंक में जमा करा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं, रुपए के पे प्रेशर में कमी आ रही है और अब ज़्यादातर जो है जो करेंसी की खरीदारी का जो मामला है, जो खरीदार ज़्यादातर जो ब्लैक माफिया के लोग थे वो अपने ही खरीदारों से डॉलर खरीदते थे, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम रेट बढ़ते थे और उसका जो नुकसान जो होता था कि ना सिर्फ डॉलर के रेट बढ़ते थे इंटर बैंक में बल्कि ओपन मार्केट में जो भी इंपोर्ट होती थी उसका इफेक्ट पड़ता था। आने वाले दिनों में अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सामने नजर आएंगी तो जो रुपए के मुकाबले डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी हुई है तो वो तकरीबन 24 से 25 रुपए का जो फर्क पड़ा है उसका ही सबसे बड़ा फर्क आपको पेट्रोल की कीमतों में भी नजर आएगा। तो सिर्फ यही मामला नहीं हुए बल्कि इसके अलावा FBR और कस्टम ने भी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। FBR ने जो कल गुज़श्ता रोज डाटा दिया है उसके मुताबिक तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर 2 अरब 25 करोड़ रुपए मालियत का जो स्मगल शुदा सामान है वो पकड़ा है। इसकी बड़ी मालियत है। अब शहर में जो स्मगलिंग का सामान के हवाले से सूरत हाल है उसमें कमी होना शुरू हुई है। चीनी की कीमत जो है उसमें नुमाया कमी देखने में आई है।
आज जो है होलसेल बाजार ठीक में है, नुमायां कमी देखने में आई है। काशिम मुनीर, आप हमारे साथ रहेगा। डॉलर्स के हवाले से आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, और अगर चीनी माफिया की बात करें तो लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं अब्दुल वहाब, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अब्दुल वहाब, कुदरती जो हुकूमती इकदाम हैं सॉरी वो चीनी माफिया को लगाम डालते नजर आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ शहरों में 230 240 रुपए में फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत में 30 से 40 रुपए की कमी देखी गई है, लेकिन अब भी चीनी की जो एक्समिल और रिटेल की कीमत में फर्क ज्यादा है, तो क्या ये फर्क कम हो पाएगा, ये बताइएगा आप। ठीक है, अब्दुल वहाब हमें चीनी माफिया के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि चीनी माफिया पर किस तरह से FIA की जानिब से जो रोकथाम के लिए हैं वो इख्तियारात उनको मिल गए हैं, उन्होंने काम का आगाज कर दिया है। तो आपको बताते चलें कि जो नए मंजूर करदा इख्तियारात हैं उनसे मुतालिक मुरासला भी जारी कर दिया गया है, और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्मगलिंग के मसले से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का इख्तियार भी हासिल होगा। FIA तमाम दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं उन पर ज़रूरी इक़दाम भी कर सकेगी। और अगर बात करें बिजली चोरी की, तो बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी FIA की खिदमात हासिल कर ली गई हैं, और FIA ने जो स्मगल शुदा चीनी थी उसको भी बरामद कर लिया गया है, और काफ़ी ये ग्रैंड लेवल पर ऑपरेशन किया गया है, जिसमें डॉलर्स की जो स्मगलिंग थी और जो पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग थी और चीनी की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से मैं शाख मुग़ल अपडेट कर रहे थे, कराची से काशिम मुनीर और लाहौर से अब्दुल वहाब, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। निगरान हुकूमत SIFC की मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए मुल्क को तरक्की की राह पर डाले, और मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए, और याद रखें कि पाकिस्तान है तो हम हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा, मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है, और आसिफ ज़रदारी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर भरपूर एतमाद का इजहार भी सामने आ गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद के निजी स्कूल में खवातीन को हिरासा करने का वाक़या है। मुल्ज़िम मीरपुर खास में कायम अपने स्कूल में भी नासेबा हरकत करता रहा है। तफ्तीशी सराय के मुताबिक मुल्ज़िम की बीवी ने प्रिंसिपल को रंगे हाथों पकड़ने के बाद अदालत में खुला की दरख्वास्त दे रखी है। इसी तनाजुर में पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए रवां साल फरवरी से जून तक का डाटा भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। तफसीलात जानेंगे हम उबैद शाह से। उबैद शाह, ये नासेबा हरकत के पहले भी वाक़यात इनकी रिपोर्ट होते रहे हैं, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रिंसिपल गुलशन में जो वाक़या पेश आया था उनके नाजेबा हर वीडियो के जो मामलात हैं वो तो सिर्फ गुलशन हदीद पे ही मंजर आम पर आया है, लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया है तो पुलिस को पता चला है कि इस स्कूल की जो मजीद चेन थी उनमें भी ये प्रिंसिपल इस तरह की हरकतें करता रहा है। मीरपुर खास में भी एक खातून की मौजूदगी की इतला मिली है जो कि इस स्कूल में टीचर थी और उसने उसके साथ नाजेबा हरकत की थी। ताहम मीडिया हाइप की वजह से और जो पुलिस के मामलात होते हैं उस वजह से वो मुद्दई बनने को तैयार नहीं है। ताहम पुलिस ने उनसे भी राब्ता किया और उनको इस केस में मुद्दई बनाना चाह रहे हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुल्जिम ने बाहमी रजामंदी और मुताज़र खवातीन के ताहाल नाम मंजर आम पर आने की वजह से केस रोज बरोज कमजोर पड़ता जा रहा है। जो फॉरेंसिक जो वीडियोज हासिल की गई हैं वो भी फॉरेंसिक जांच के लिए लाहौर भिजवा दी गई हैं। ताहम कोई जो मुद्दई है या मुतासरा शख्स है वो सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मुल्जिम का अभी तक मेडिकल भी नहीं किया जा सका है। तो दूसरी जानिब महकमा तालीम ने भी अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल ये रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया उबैद शाह अपडेट करने के लिए। इंतखाबात होंगे या नहीं, सियासी जमातें मुखमसे का शिकार हैं। सियासी पार्टियां भरपूर अंदाज में अवामी राब्ता मुहिम चलाने से भी गुरेजा। नून लीग ने अपना मुस्तकबिल नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मशरूत कर रखा है। तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर क़यादत भी दर बदर है। पंजाब की सतह पर बिलावल भुट्टो और जरदारी की कोई हिदायत ही पार्टी को जल्दी जारी नहीं हुई, जबकि दीगर सियासी जमातें भी सिर्फ बैठकों तक महदूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन बिलाल से। हमारे नुमाइंदा खसूसी मोहसिन बिलाल, बताइएगा मामला है क्या? जी बिल्कुल, जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके साथ अब छोटी सियासी जमातों के जो रहनुमा और कायदीन हैं वो भी मखमसे का शिकार है कि आया इलेक्शन होंगे या नहीं। यही वजह है कि उनकी तमाम तर जो सरगर्मियां हैं वो अपनी बैठकों तक महदूद होकर रह गई हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनके रहनुमाओं का ये कहना है कि उनका मुस्तकबिल तो नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से मशरूत है, जबकि पीपल्स पार्टी की सूरत हाल ये है कि वो उनकी क़यादत पंजाब में डायरेक्शन लेस है और बिलावल और आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के सिलसिले में बिल्कुल खामोशी सादर की हुई है। इसी तरह जो काफ लीग है वो अपने फैमिली की वजह से
खलत साहब का शिकार है और जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं काफ लीग के, वो भी मुल्क से बाहर हैं। पहले उन्होंने 11 तारीख को आना था, लेकिन अब उन्होंने अपना दौरा जो है मजीद आगे बढ़ा दिया है। इसी तरह JUF की अगर बात की जाए तो जो मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि मौलाना भी अपने मुस्तकबिल को लेकर और इंतखाबात की तारीख को लेकर काफ़ी तशवीश में मुब्तला है और उन्हें KPK की फिक्र खाई जा रही है कि जो हालिया हालात खराब हुए हैं, शायद आगे इलेक्शन ना चले जाएं और इलेक्शन की डेट के हवाले से भी वो मखमसे का शिकार हैं। इसी तरह IPP के जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी जो है इलेक्टेबल्स पर फोकस किया हुआ है और अभी अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से उनकी भी कोई हिकमत अमली अच्छा, मोहसिन बिलाल जरा ये भी बताएगा कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते तो जिसकी उम्मीदें लगाए बैठी है नून लीग, तो क्या फिर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होगी नून लीग? और ये भी बताएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो बयानबाजी कर रहे हैं कि 3 महीने में उनको इलेक्शन चाहिए और वो इंतजार नहीं कर सकते, और लेकिन उसके बाद भी पंजाब में खामोशी इख्तियार की गई है। मौलाना फजल रहमान की बात करें तो उनका भी यही हिसाब है, KPK के लिए परेशान है। तो क्या ये पार्टीज, पहली बात तो ये बताएगा कि पार्टीज क्यों तैयार नहीं है, और दूसरी बात है अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो क्या इलेक्शंस नहीं होंगे? नवाज शरीफ वापस आते हैं या नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि मुस्लिम लीग नून का जो मुस्तकबिल है वो स्टेज पर जरूर लग जाएगा, क्योंकि जो नून लीग के रहनुमा है उनके लिए आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ भी हैं। और जो बिलावल भुट्टो के बयान की आपने बात की है, उसकी बड़ी वजह यह है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है, क्योंकि पहले ये था कि जब PTI का मामला हुआ था 9 मई के बाद, तो जरदारी साहब ने डेरे लाहौर में डाले थे, लेकिन थोड़ी IPP बन गई थी और जो उम्मीद लगाए बैठे थे खासतौर पर जनूबी पंजाब के सियासतदानों के हवाले से कि वो शायद पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे, वो उनकी उम्मीदें दम तोड़ गई थी। तो अब जो अपना पंजाब में वोट बैंक है वो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि किसी तरीके वो तहरीक इंसाफ के वोटर्स की इस हवाले से हमदर्दियां हासिल कर लें। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान ने भी अपना इस सिलसिले में शदीद रिएक्शन दिया है। मौलाना फजल रहमान ने रजीम चेंज का सारा मामला जो है वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पर डाल दिया है, जबकि जो पीपल्स पार्टी है अब वो इस सिलसिले में सियासी पॉइंट्स को सबने अपने मामले दूसरों पर डाले हुए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और खेल के मैदान से आपको बताएं, एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आज दूसरा मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। सुपर 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। इसके लिए ये मैच जितना जरूरी है, महकमा मौसमियात की जानिब से कोलंबो में बारिश की पेश गोई है। अगर मैच मुकम्मल नहीं होता तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो TV।